अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने काफ़ी अरसे से अपनी फ़र्स्ट ईयर की बुक को स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर नंबर 5 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूल को। तो बेटा देखिए, मॉलिक्यूल तो पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर आयन हमने पढ़ना है या मोलेकुलर आयन इसको कहा जाता है। बेटा देखें, एक बात याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल में काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसा कि एटम और आयन में एक डिफरेंस होता है। जब भी हमारे पास कोई एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करता है तब वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई मॉलिक्यूल हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करेगा तब वो क्या बन जाएगा, हमारे पास मोलेकुलर आयन बन जाएगा। ओके, अभी हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या लिखता है, व्हेन एनी मॉलिक्यूल गेन्स एनी चार्ज बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज टर्म्ड एज मोलेकुलर आयन। जब भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल किसी चार्ज को गेन करता है, यानी कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब वो चार्ज उस पर कैसे आएगा, बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। या तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को या आपके पास वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पहले ही बताया था कि हमारे पास क्या था, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। तो अभी देखें हमारे पास क्या कहता है, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो हमारे पास CH4, हालांकि CH4 क्या है, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। वो कौन सा मॉलिक्यूल है, मीथेन है बेटा। तो बेटा मीथेन का हमारे पास क्या है, प्लस का चार्ज ऊपर आया है, तो इसको इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, मोलेकुलर आयन या मोलेकुलर कैटायन कहा जाता है इसको। ठीक है। आगे देखिए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपने सुना है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है बेटा, हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है और मॉलिक्यूल के ऊपर अगर चार्ज आ जाए तो हमारे पास वो क्या होता है, मोलेकुलर आयन होता है। ठीक है। N2 की बात की जाए तो N2 भी हमारे पास क्या है, एक नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या होगा, मोलेकुलर आयन होगा और इसको कैटायन कहा जाता है। आपके पास एक बड़ी इंफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि हमारे पास कैटायनिक मोलेकुलर आयन ज्यादा होते हैं, मोर अबंडेंट होते हैं एज कंपेयर टू एनायन, ये अबंडेंट होते हैं। इसकी वजह क्या है बेटा हमारे पास, इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो कैटायन है उनको प्रोड्यूस करना आसान है एज कंपेयर टू एनायन। अब वो कैसे बेटा, हमारे पास क्या होता है असल में, वो इस तरह के हमारे पास बेटा मॉलिक्यूलर आयन या कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन इस तरह प्रोड्यूस किए जाते हैं कि उसमें से हम लोग जब इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं एनर्जी प्रोवाइड करके या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बीम को हिट करवा के, तब हमारे पास क्या होता है, वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा आपको पता ही है, वो एक स्टेबल इंटेंसिटी है या फिर हम लोग कह सकते हैं स्पीशी है। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करवा सकते आसानी से, तो इसलिए हम कह सकते हैं एनायन हमारे लिए प्रोड्यूस करवाना मुश्किल है एज कंपेयर टू कैटायन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अब देखो बेटा, ये हमारे पास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है बेटा, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, यानी कि हमारे पास किसी एक एटम का मास कंपेयर किया जाएगा किसी स्टैंडर्ड एटम के साथ, किसी स्टैंडर्ड एटम के साथ। और आपको मैं बताता चलूं, हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड एटम लिया जाता है कार्बन 12 को। ठीक है। कार्बन 12 को हम लोग स्टैंडर्ड इसलिए लेते हैं कि उसका हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो फ्रैक्शनल नहीं होता। फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है, जिसमें आगे फ्रैक्शंस हो। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एटम कहा जाता है, इसका मास जो होता है वो स्टैंडर्ड है। तो इससे हम लोग कंपेयर करते हैं बाकी सब का मास। जब कंपेयर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। अब हमारे पास एक फार्मूला आता है, RAM का मतलब है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर होता है मास ऑफ एन एटम, जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा, मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू, यानी कि डिवीजन 1/12 मतलब हमारे पास किसका 1/12, कार्बन 12 का। तो मैंने देखा 1/12 का मतलब क्या होता है, 1/12। तो 1/12 मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय
mass of one atom of carbon 12, यानी कि एक एटम किसका, कार्बन 12 का। आपको पता है कार्बन 12 का मैस क्या होता है, 12 ही होता है। तो हमारे पास अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास ये फार्मूला कुछ रीअरेंज होके ये बनेगा 12 मल्टीप्लाई बाय mass of an atom divided by mass of one atom of carbon 12। ठीक है, अब देखें मैंने क्या किया, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास यहां पे क्या किया है, कैलकुलेट किया है। तो आप देखें RAM यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 12। ये 12 आपका 1/12 वाला 12 है, और ये जो नीचे दिया गया 12 है ये किसका है, कार्बन 12 का मैस है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो मैस होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो मैंने ऑक्सीजन का मैस लिख दिया। अब देखें 12 से 12 जब जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 16 AMU। बेटा 16 AMU हमारे पास जो लिखा हुआ है, AMU होता है इसका यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास AMU जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मैस यूनिट, यानी कि किसी एक एटम का मैस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मैस यूनिट। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।